हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ धूमकेतु नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली जी5 में रिलीज़ हुई है। अगर आपको ये फ़िल्म जी5 में देखनी है तो उसके लिए आप मेंबरशिप पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी फ्रीली समझाने वाला हूँ। हाँ, और एक और चीज़, अगर आप एक एयरटेल यूज़र होंगे, मतलब आपके पास अगर एयरटेल का सिम होगा या नेट होगा, तो आप जी5 का कंटेंट फ्रीली ब्राउज़ कर सकते हो। क्योंकि अभी अभी जस्ट अपडेट आया है, या फिर बहुत पुराना अपडेट था, मुझे अभी अभी या फिर 2-4 दिन पहले ही पता चला है कि 31 मई तक, यानी 31 मई या 1-2 जून तक शायद से जी5 की सर्विस एयरटेल यूज़र्स के लिए फ्री में मिल रही है। तो आप चाहे तो, अगर आप एक एयरटेल यूज़र है, तो आप इस पूरी फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म एक काफ़ी कमाल की फिल्म है, और उसी के साथ ये एक सटायर है जिसमें हमें एक स्ट्रगलर दिखाया गया है। जी हाँ, एक स्ट्रगलिंग सटायर हमें दिखाया गया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि आखिर अपने स्ट्रगल जो हम समझते हैं, मतलब पेनफुल या फिर दुख वाला जो स्ट्रगल हम समझते हैं, अगर उसे हमने लाइट हार्टेड वे में कन्वर्ट किया तो वो स्ट्रगल हमारे हिसाब से क्या होगा, इसी फिल्म के बारे में, मतलब इस टॉपिक के बारे में इस फिल्म में डिस्कस किया गया। और उसी के साथ आज के समय की राइटिंग क्या होती है, या फिर आज के समय की फिल्म राइटिंग कैसी है, उसके बारे में भी एक बहुत लाइट हार्टेड वे से इसमें शो किया गया है। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है धूमकेतु नाम के एक नौजवान से, जो एक्चुअली एक राइटर बनना चाहता था, और वो मोहना नाम के एक गांव में रहा करता था। अब यहाँ पर धूमकेतु के परिवार की अगर बात करी जाए, तो धूमकेतु के परिवार में उसकी माँ, उसके स्टेप मदर, और उसके साथ उसके फादर, और उसके साथ उसके चाचा जी रहा करते थे, जहाँ पर उसकी शादी हो चुकी, मतलब धूमकेतु की शादी हो चुकी थी जानकी नाम की एक लड़की के साथ। लेकिन वो अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं था, इसी वजह से वो 2-4 दिन की शादी करने के बाद वो वहाँ से भागकर बॉम्बे चला आता है। अब यहाँ पर बॉम्बे में आने के बाद उसका सपना था कि वो एक राइटर बनना चाहता था, क्योंकि उसने राइटिंग एज अ करियर उसने बचपन से ही चूज कर रखा था। इसी वजह से उसने हिंदी में एमए किया था, और उसी के साथ उसने लिटरेचर की पढ़ाई करी थी, ताकि वो राइटिंग में उसके काम में आए। इसी वजह से वो बॉम्बे में जाता है, जहाँ पर उसे एक स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर उसी के साथ जो न्यूज़ की स्टोरी राइटिंग होती है वो लिखना चाहता था, ताकि वो अपने राइटिंग के एक्सपीरियंसेस को बढ़ा सके और उसके साथ एक बहुत बड़ा फेमस राइटर बन सके। जहाँ पर वो सबसे पहले एक न्यूज़ स्टेशन में जाता है, जो एक्चुअली अखबारों का जो न्यूज़ स्टेशन था वहाँ पर जाता है, जिसमें उसका जो चीफ एडिटर था वो धूमकेतु से ये कहता है कि तुम एक राइटर नहीं बन सकते, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ ट्रक के पीछे के स्लोगन और उसके साथ कुछ एडे ही बनाई है। अगर तुम्हें एक सच्चा राइटर बनना है तो उसके लिए तुम्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसी के साथ अपनी राइटिंग को भी काफ़ी सुधारना पड़ेगा। इसी वजह से मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, और ये जो किताब है ये मैंने ही लिखी हुई है, और ये किताब जब तुम यूज़ करोगे तो इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ना, ताकि तुम एक अच्छे राइटर बन सको। अब यहाँ पर वो जो चीफ एडिटर था वो एक्चुअली एक पुराना राइटर था, लेकिन बाद में उसने खुद की एक कंपनी बनाई, जहाँ पर वो एज अ चीफ एडिटर काम करने लग गया। जिसके बाद वो न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचने लग गया, और उसे राइटर्स की काफ़ी कमी थी, जहाँ पर वो एक सख्त राइटर को चाहता था जो न्यूज़ को तोड़ मरोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। इसी वजह से वो धूमकेतु को ये किताब देता है, ताकि इस किताब को देखकर वो थोड़ी सी ट्रेनिंग ले सके राइटिंग की। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो उस किताब को लेकर अपने किराए के घर पे जाता है, मतलब किराए के कमरे में जाता है, जो उसने किराए से लिया था एक लड़की से, मतलब एक औरत से, जो एक्चुअली एक हाउसवाइफ थी, और उसका जो हस्बैंड था वो पुलिस ऑफिसर था। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था उसने सिर्फ 2 महीने के ही पैसे लिए थे अपने घर वालों से, मतलब 2 महीनों के ही पैसे चुरा के वो भागा था, क्योंकि उसको 2 महीने के अंदर अंदर कुछ भी करके एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल राइटर बनना था। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो वापस अपने गांव मोहना में चला जाता। अब यहाँ पर मोहना में धूमकेतु की गुमशुदा की खबर फैल जाती है, क्योंकि उसके जो चाचा थे, मतलब धूमकेतु के जो चाचा थे, वो एक्चुअली मोहना के ही रूलिंग पार्टी के एक एमएलए थे। इसी वजह से उन्होंने ये खबर जब पुलिस को सुनाई, तब पुलिस ने इस केस को काफ़ी सीरियसली ले लिया। जहाँ पर बॉम्बे में भी इस केस को एक सीरियस मोड लाया गया, और उसके साथ इस केस को जो हैंडल करने वाला शख्स था, मतलब धूमकेतु के गुमशुदा रिपोर्ट की जो हैंडल करने वाला शख्स था, उसका नाम था इंस्पेक्टर बदलानी। अब इंस्पेक्टर बदलानी की अगर बात करी जाए, तो इंस्पेक्टर बदलानी ज़्यादातर एक करप्ट ऑफिसर था, जो ज़्यादातर घूस लिया करता था, और उसके साथ काफ़ी सारे गैरकानूनी कामों में उसका हाथ था। जहाँ पर उसकी उसी वजह से उसके जो सीनियर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि वो ईमानदारी से कभी काम नहीं करता था, और गैर कानूनी काम करने की वजह से ये उसका एक आखिरी मौका था, जहाँ पर जो उसकी डीएसपी थी उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, अगर तुमने धूमकेतु को नहीं ढूंढा 30 दिनों के अंदर अंदर, तो मैं तुम्हारा तबादला यानी ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दूंगी जहाँ पर तुम कभी घूस ले ही नहीं पाओगे। इसी वजह से इंस्पेक्टर बदलानी को ये काम करना ही था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो 1 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ उसका जो तबादला है वो ऐसी जगह पे हो जाएगा, मतलब गांव के विलेज एरिया में, जो शायद से इतना वेल
इतना वेल एजुकेटेड नहीं है, या फिर वो ज़्यादातर करप्शन में बिलीव नहीं करते। इसी वजह से इंस्पेक्टर बदलानी को ये केस कुछ भी करके सॉल्व करना था। इसी वजह से वो धूमकेतु की पूरी फाइल जांचना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ धूमकेतु के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो राइटिंग के लिए एक डायरेक्टर के पास जाता है जो ज़्यादातर एड फिल्म्स और उसी के साथ सॉन्ग को डायरेक्ट करता था। और इसी डायरेक्टर के पास जाने से वो ये कहता है कि मैं आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी स्क्रिप्ट में हेल्प कर सकूँ और उसी के साथ मैं आपकी राइटिंग में भी मदद कर सकूँ। जहाँ पर वो जो डायरेक्टर था वो धूमकेतु से ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये करना ही है तो मेरे लिए एक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि कॉमेडी फिल्म का आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो एक कॉमेडी किस्म की फिल्म लिख सकते हो, उसकी स्टोरी तुम ही सोचो और उस स्टोरी को मुझे आके सुनाना। जहाँ पर धूमकेतु जो था वो सबसे पहले उस किताब को खोलता है जो उसे चीफ एडिटर ने दी थी, और उस किताब में उसे सबसे पहला जॉनर दिखता है फैमिली ड्रामा। अब यहाँ पर इंडिया में फैमिली ड्रामा के ऊपर काफ़ी सारी फिल्म्स बन चुकी है, जहाँ पर 1960 से लेके 2000 तक या फिर 2000 से आगे भी काफ़ी सारी फैमिली ड्रामा की फिल्म्स बन चुकी है, जिसमें कहानी सिर्फ एक ही होती थी, जहाँ पर रोती हुई माँ, एक सड़ा हुआ बाप और उसी के साथ और भी बहुत सारी ऐसी वाहियात सी चीज़ें हमें दिखाई जाती थी जो शायद से एक इमोशनल फिल्म को काफ़ी बदतर सी फीलिंग दे सके। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो अपनी फैमिली को इस स्टोरी में कंपेयर करता है, क्योंकि उसके जो फादर थे उन्होंने भी 2 शादियाँ की थी, जिसमें उसकी और उसके स्टेप मदर का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था, और उसके साथ साथ उसके फादर और धूमकेतु के बीच का भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बेकार था। इसी वजह से उन्होंने एज अ विलन उन दोनों को रिपोर्ट किया था, मतलब एज अ विलन उस कहानी में उन दोनों को लिखा था। और उसमें ऐसा लिखा गया था कि वो जो स्टेप मदर थी वो एक्चुअली अपने बेटे को यानी अपने स्टेप सन को एक जहर की बोतल देती है, जहाँ पर उस जहर को पीकर उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे घर वाले उसको बहिष्कृत कर देते हैं और उसके बाद सब उसको अपने घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर ये स्टोरी जब वो कल सुबह डायरेक्टर को सुनाता है तब वो डायरेक्टर कहता है कि मुझे कॉमेडी स्टोरी चाहिए थी, और कॉमेडी स्टोरी से मेरा मतलब है फुल कॉमेडी, मुझे कोई इमोशनल कहानी नहीं बनानी, क्योंकि मैं फैमिली ड्रामा बना बना के थक चुका हूँ। इसी वजह से जल्दी तुम मुझे एक कॉमेडी स्क्रिप्ट दे दो। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो बात का जॉनर यानी जो उसका एक्चुअल जॉनर दिखाया गया था वो था कॉमेडी, जहाँ पर वो अपने गांव के कुछ कॉमेडी किस्से सोच रहा था कि अगर इन कॉमेडी किस्सों को यूज कर एक कॉमेडी स्क्रिप्ट बनाई जाए तो कैसा होगा। अब यहाँ पर धूमकेतु ये कहता है कि कॉमेडी फिल्म्स को अगर बनाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा बिना सिर पैर की बातें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय की कॉमेडी फिल्म्स कुछ ऐसी ही है जैसे हमें दिखाया जाता है कि बिना सिर पैर की एक कहानी होती है जिसे कॉमेडी का मोड़ देकर काफी बुरी तरह से पेश किया जाता है, और यही एक्चुअल में आज की इंडियन बॉलीवुड की कॉमेडी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं काफी चीजों को रोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एक्चुअल में फिल्म में दिखाया गया है और फिल्म में एक सटायरिक वे इसमें दिखाया गया है। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो अपने गाँव का एक किस्सा इसमें कहानी में ऐड करता है, जिसमें वो ये कहता है कि मेरे गांव में एक डॉक्टर हुआ करते थे जो ज़्यादातर एक्सरे के नाम पे लोगों को बुद्धू बनाया करते थे। अब यहाँ पर उनके पास एक एक्सरे मशीन नहीं थी, इसी वजह से वो ज़्यादातर फ्रिज का यूज़ करते थे, और फ्रिज को एज ए एक्सरे मशीन अनएजुकेटेड लोगों को दिखाया करते थे, जिससे वो उनसे 100 200 रुपए ले पाए। अब यहाँ पर उसी के थ्रू वो एक कॉमेडी किस्सा बनाता है, उसी के साथ एक कॉमेडी कहानी लिखता है, जिसके बाद वो जो डायरेक्टर था इस कहानी को पढ़ने के बाद वो धूमकेतु से ये कहता है कि ये बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है और लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। इसी वजह से तुम जितनी कॉमेडी कहानी हो सके उतनी कॉमेडी कहानी लिखो। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो धीरे धीरे सोचता है कि आखिर मैं कौन से जॉनर या फिर कौन सी कहानी लिखूं, और तभी उसे अगला जॉनर दिखता है जो एक्चुअली साई-फाई किस्म का था, साइंस फिक्शन। अब यहाँ पर साइंस फिक्शन जो था वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और उसके साथ रॉकेट साइंस को लेकर बनाया जाता था, लेकिन उसका एक बहुत गलत उपयोग हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने किया था, जहाँ पर इसका उपयोग ऐसा किया गया था कि बिना सिर पैर की कहानी, सिर्फ ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से और उसी के साथ भरपूर एक्शन, और यही रीज़न था जिसके चलते साइंस फिक्शन जो जॉनर था वो इंडिया में इतना फेमस नहीं था, और बिन मतलब के एलियंस को मारने के सीन्स। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो अपने डैड और अपने एक ज्योतिष को इमेजिन कर इस कहानी को लिखता है, साइंस फिक्शन को। एक्चुअली उसके जो फादर थे वो हमेशा अपने साथ एक ज्योतिष रखा करते थे जो हमेशा धूमकेतु की हमेशा जन्म कुंडली और उसके साथ अपनी जन्म कुंडली दिखाया करते थे, ताकि वो धूमकेतु के आने वाले जो मुसीबत है उन सभी को सॉल्व कर सके। यहाँ पर वो अपने सपने में ये देखता है कि धूमकेतु के जो फादर थे वो अपने ज्योतिष से ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी धूमकेतु का जन्म पत्रिका देख के मुझे बताओ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर धूमकेतु का जो जो ज्योतिष था वो ये कहता है कि धूमकेतु के ऊपर बुरा साया है, क्योंकि उसके ऊपर शनि की साढ़े साती है, और उसके साथ उसके ऊपर शनि की साढ़े साती ऐसी लगी पड़ी है कि इसी वजह से वो इस गुस्से में आकर आपसे दूर चला गया और उसके साथ वो बॉम्बे में सेटल हो गया। अब यहाँ पर अगर इस साढ़े साती को रोकना है तो सबसे पहले आपको उसे मारना डांटना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अभी ऐसा नहीं किया तो शायद से आपके और आपके बेटे के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। और यहीं पर उसके फादर जो है वो ये कहते हैं
कि मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, जब वो आएगा तो मैं उसे बहुत गंदा गिफ्ट दूंगा। और उसी के साथ उसके पीछे रॉकेट का बैकग्राउंड लगा था। और यहीं पर ही घूम के तू अपने सपने से जागता है, जहाँ पर वो यही सिमिलर कहानी लिखता है और वो डायरेक्टर को शो करता है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे ये कहता है कि साइंस फिक्शन कहानी आज के समय में बोर है और जो तुमने लिखा है वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक कचरा है। इसी वजह से जितना हो सके जल्दी से जल्दी कहानी लिखो और उसके साथ कुछ अलग अलग जॉनर्स भी ट्राई करो, क्योंकि मैं कॉमेडी के साथ साथ कुछ अलग अलग जॉनर्स के ऊपर भी कहानी बनाना चाहता हूँ। इसी वजह से जल्दी तुम ट्राई करो। और उसी असर वो घूम केतु को वहां से भगा देते हैं। अब यहाँ पर घूम केतु जो था वो अगला जॉनर डिसाइड करता है, जो अगला जॉनर था हॉरर। अब यहाँ पर बॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स की अगर बात करी जाए तो बॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स में ज्यादातर खून का ही इस्तेमाल होता था। मतलब खूनी साया, खूनी हॉस्पिटल, खूनी बेड, खूनी खूनी बिस्तर, इन सभी वर्ड्स का इसमें ऐड होता था। और उसके असर उसमें कहानी होती थी बिल्कुल बेकार। मतलब उन कहानी को देख के ऐसा लगता था कि यार ये कहानी क्या बनाई है, मतलब हॉरर फिल्म्स अगर ऐसी होगी तो कैसा चलेगा। इसी वजह से इन हॉरर फिल्म्स को ही इंस्पायर्ड होकर धूमकेतु ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम उसने रखा था खूनी बगीचा। अब यहाँ पर खूनी बगीचे के रिलेटेड उसने एक कहानी बनाई थी, जहाँ पर उसे अपने गांव का एक किस्सा याद आता है। और तब वो जो किस्से में था उसको अपना एक दोस्त याद आता है, जो उसे ये कहता है कि तुम एक हॉरर फिल्म बना रहे हो तो उसमें एक आइटम सॉन्ग तो होना ज़रूरी है, क्योंकि हॉरर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग नहीं डाले या फिर उसके साथ साथ उसमें काफ़ी हॉटनेस ना डाली जाए तो वो हॉरर फिल्म के समान नहीं लगती। इसी वजह से तुम जल्दी से जल्दी उसमें एक आइटम सॉन्ग डालो। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो हॉरर के नाम पे एक कचरा कहानी लिखता है, जिसमें वो बहुत सारे आइटम सॉन्ग और उसी के साथ बहुत सारे एडल्ट सीन्स लिखता है। और ये सीन्स को जब वो डायरेक्टर से पढ़वाता है तब डायरेक्टर उसे ये कहता है कि ये जो जॉनर है ये भी फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहानी लिखने का सेंस ही नहीं है। अब यहाँ पर धूमकेतु को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर बदलानी जो था उसके पास काफी कम दिन बचे थे, जहाँ पर उसके पास सिर्फ 15 दिन बचे थे। और धूमकेतु के पास भी 15 दिनों का ही पैसा था, क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं रहा तो उसे वापस अपने गाँव में जाना था। इसी वजह से जल्दी उसे खुद को साबित करना था। अब यहाँ पर धूमकेतु जिसके घर में रहा करता था वो और किसी का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर बदलानी का घर था, क्योंकि इंस्पेक्टर बदलानी को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके घर के बाजू में, मतलब बाजू वाला जो कमरा था वो किराए पे दिया गया था। एक्चुअली उसकी वाइफ ने, यानी इंस्पेक्टर बदलानी की वाइफ ने ये घर धूमकेतु को किराए में दिया था, जहाँ पर वो उसे एक अच्छा नौजवान समझती थी और उसके असर वो उसकी राइटिंग के पैशन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया करती थी। अब यहाँ पर धूमकेतु के पास एक आखिरी जॉनर बचा था जो एक्चुअली एक रोमांटिक जॉनर था, और यहीं पर ही वो रोमांटिक जॉनर में एक कहानी लिखता है जिसका वो नाम लिखता है दिल वाले दुल्हनिया दे जाएंगे। एक्चुअली ये कॉपी था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उसने थोड़ी सी और मिक्स मसाला ऐड कर इस कहानी को बनाया था। अब यहाँ पर जब ये कहानी वो डायरेक्टर को सुनाता है तब वो डायरेक्टर ये कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई सेंस ही नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे राइटर बन सकते हो तो तुम इस कहानी को SRK या अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को देकर आओ। जहाँ पर धूमकेतु को ये आइडिया आता है कि कहीं वो SRK को ये कहानी ना दे दे, जहाँ पर वो SRK के लिए इस पूरी कहानी को प्रेस करता है, मतलब जितने भी अभी तक उसने स्क्रिप्टें लिखी थी उन सभी स्क्रिप्टों को प्रेस करता है। और उसी असर उसे एक डॉक्यूमेंटेशन में बांध कर वो SRK के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर SRK के ऑफिस में जाने के बाद जो उसकी रिसेप्शनिस्ट थी, मतलब SRK के ऑफिस की जो रिसेप्शनिस्ट थी, वो धूमकेतु से ये कहती है कि तुम अपनी जो कहानी है वो इतने जल्दी मत दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी को अभी टाइम लगेगा और साहब जो है वो भी थोड़ा बिजी है, इस वजह से तुम थोड़ी देर बाद आओ। जहाँ पर वो SRK के ऑफिस के बाहर ही एक चाट सेंटर था और वहाँ पर उसने वो कहानी को रखा था, मतलब अपनी स्क्रिप्ट को रखा था, और वहाँ पर वो चाट खा रहा था और तभी अचानक से एक रद्दी वाला उसे रद्दी समझकर अपने पास लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर धूमकेतु को जब ये बात पता चलती है कि उसका जो डॉक्यूमेंट था, मतलब उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो सब चोरी हो चुकी है, इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में बदलानी जो था वो ऑलरेडी धूमकेतु की तलाश कर रहा था और तब 0 दिन बचे थे, मतलब काफी कम दिन बचे थे, मतलब उसका ट्रांसफर होने ही वाला था। जहाँ पर धूमकेतु अचानक से उसी के इंस्पेक्टर, मतलब उसी के ऑफिस में जाता है, मतलब उसी के ही पुलिस स्टेशन में जाता है ये कंप्लेंट लिखवाने की उसकी स्क्रिप्ट घूम चुकी है। जहाँ पर धूमकेतु का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर बदलानी के कान खड़े हो जाते हैं और तब वो इंस्पेक्टर बदलानी धूमकेतु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करता है, क्योंकि धूमकेतु जैसे हजारों लोग होते हैं, इसी वजह से वो किसी गलत धूमकेतु को ना पकड़ ले, इसी वजह से वो उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। और तब तक वहां से धूमकेतु निकल जाता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी काफी सारे काम थे। और तब उसे ये बात पता चलती है धूमकेतु को कि एक्चुअली उसे गांव भी जाना है, क्योंकि अब उसका मौका सारा खत्म हो चुका है। इसी वजह से वो अपने गांव मोहना जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर जो इंस्पेक्टर बदलानी था वो उसे ढूंढता फिरता रहता है और उसके साथ वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने घर पे जाता है, जहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो उसे धूमकेतु के बारे में बताती है। और तब धूमकेतु को
धूमकेतु जो था वो वहां से निकल चुका था अपने गांव के ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे अपने गांव पे जाना था। इसी वजह से वो अपनी गांव की ट्रेन पकड़ के वहां से निकलने वाला था। और तब तक इंस्पेक्टर बदलानी को ये बात पता चलती है कि धूमकेतु उसका किराएदार था। इसी वजह से वो धूमकेतु को ढूंढने के लिए अपने एक इंस्पेक्टर शिंदे को लेकर जाता है, जहाँ पर वो जब तक वहां पर स्टेशन पे पहुंचता है तब तक धूमकेतु अपनी ट्रेन पकड़ के निकल चुका था अपने गांव की तरफ। अब यहाँ पे धूमकेतु की स्क्रिप्ट का क्या हुआ, तो धूमकेतु की जो स्क्रिप्ट थी वो एक्चुअली जो उसने लिखी थी, वो स्क्रिप्ट उस रद्दी वाले ने एक भेलपुरी वाले को दी, जहाँ पर उस भेलपुरी वाले ने भेल बनाकर उसे अमिताभ बच्चन मतलब मिस्टर अमित सर को वहां पर दिया, मतलब जहाँ पर उनका शूटिंग था और वो तब भेल खाना चाहते थे। और इस पूरे उसमें उसने अपनी एक फिल्म का डायलॉग लिखा था, मतलब उसने अपनी एक स्क्रिप्ट का डायलॉग लिखा था। और उस स्क्रिप्ट के डायलॉग को देखकर वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, जिसमें उसने अगली फिल्म में मतलब उन्होंने अपनी अगली फिल्म में इसी डायलॉग का यूज़ करना चाहा, जहाँ पर इस डायलॉग का यूज़ हो चुका था। और इसके जो राइटर थे उन्हें जब कॉल किया गया, मतलब जो नंबर उन्होंने इस हैंड राइटिंग में जो नंबर था वो अब जो जहाँ पर उन्हें कॉल किया गया, वहाँ पर उस नंबर को गलती से एक रॉन्ग नंबर लग चुका था, जो एक्चुअली एक मेंटल असाइलम का था। और तब अमित सर ने ये बात सोच के टाल दी कि शायद से ये किसी और की होगी। इसी वजह से उन्होंने अपनी अगली फिल्म में इस पूरे डायलॉग का यूज करना चाहा। अब यहाँ पर धूमकेतु जो था वो वापस अपने घर में आ चुका था, जहाँ पर उसके इस घर से निकलने के मतलब उसने बॉम्बे को छोड़ के हुए कम से कम 1 हाथ से 2 महीने हो चुके थे। और उसी असर उसके 1 हाथ से 2 महीने बाद मोहना में ही उसकी जॉब लग गई, जहाँ पर उसका और जानकी यानी धूमकेतु की जो वाइफ थी उसका और उन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सुधर गए थे, जहाँ पर जानकी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी। और इसको देखकर मतलब धूमकेतु भी काफ़ी ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो चुका था। इसी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप भी काफ़ी सुधर गए थे। और उसी के साथ धूमकेतु को एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब भी लग चुकी थी। इसी वजह से अब उसकी जॉब की भी किल्लत चली गई थी, जहाँ पर उसके और उसके फादर के बीच के भी काफ़ी रिलेशनशिप सुधर गए थे। मतलब जो फादर हमेशा उसे मारते पीटते रहते थे, वही फादर अब उसे लाड़ प्यार करने लगे थे और उसे ऐसा उसे गले लगाना शुरू कर दिया था। जहाँ पर एक दिन वो अमित सर की पिक्चर यानी अमिताभ बच्चन की एक कोर्ट ड्रामा पिक्चर देखने जाता है अपनी वाइफ के साथ, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उस फिल्म का जो कोर्ट सीन है उसमें जो एक डायलॉग है वो एक्चुअली धूमकेतु ने ही अपनी एक स्क्रिप्ट में लिखा था। और ये डायलॉग सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि खुद अमिताभ बच्चन ने उसके डायलॉग का यूज़ किया था। और यहीं पर वो ये बात सबको बताता है, जहाँ पर सभी लोग इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं। और तब ये फिल्म खत्म हो जाती है। एक्चुअली ये जो फिल्म है ये एक बॉलीवुड का सटायर है, जिसमें हमें बॉलीवुड की स्टोरी राइटिंग के बारे में बताया गया है कि आज के समय में बॉलीवुड फिल्म्स की स्टोरी कैसी होनी चाहिए, या फिर आज के समय में बॉलीवुड फिल्म्स की स्टोरी कैसी बनती जा रही है, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। और उसके साथ ये एक स्ट्रगलिंग सटायर है। ज़्यादातर हमें स्ट्रगल स्टोरीज में एक काफ़ी इमोशनल पॉइंट और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स दिखाई जाती है, लेकिन इसमें हमें कॉमेडी वे से एक सटायर को शो किया गया है, मतलब एक कॉमेडी वे से हमें एक बंदे का स्ट्रगल दिखाया गया है। सो ये फिल्म मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड फिल्म है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा यूनिक फिल्म है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई नवाज सर की एक्टिंग, और उसके साथ उन्होंने जो एक्टिंग इस फिल्म में की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और उसके साथ मुझे पसंद आया अनुराग कश्यप की एक्टिंग, मतलब वो एक काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर होने के साथ साथ वो एक काफ़ी टैलेंटेड एक्टर भी है, और उन्हें एक्टिंग में ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ऐसी फिल्म्स अगर इंडियन सिनेमा में और बनती गई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। इसी वजह से मेरी तो इस सिनेमा को रेटिंग 5 स्टार है। तो आपने अगर ये सिनेमा को देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस फिल्म का। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।